हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, जो आपका स्टेट का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए मैंने एक सीडीपी साइकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करा रही हूँ। ये जो टॉपिक हैं हर साल एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। इसी के साथ बता दूं, आपका कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, रीट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, जहाँ पे भी सीडीपी साइकोलॉजी पूछी जाती है, सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगी आज की ये वीडियो। उसी के साथ आपका स्टेट का पीआरटी लेवल हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, ठीक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आज की इस वीडियो से आपके 2 से 3 नंबर देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि जीन प्याजे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो टीचिंग का, क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इस तरीके से, इस वे में कराने वाली हूँ कि आपका कंसेप्ट एकदम से माइंड में फिट बैठ जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे जीन प्याजे। चाहे मर्जी जो टीचिंग का एग्जाम दे लेना, आज इस वीडियो से ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीन प्याजे की। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने को। कि जीन प्याजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यहीं से क्वेश्चंस बन जाता है कि जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। जीन प्याजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, मतलब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे वे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं, छोटा बच्चा रहेगा, उसके सामने जो चीज़ रहेगी, जब तक उसके सामने है, जब तक उसे याद रहेगा, जैसे ही चीज़ उसके सामने से हटा ली जाएगी तो वो भूल जाएगा। जैसे आपने किसी बच्चे को मोबाइल दिया, जब तक उसको मोबाइल दिखता रहेगा तो उस मोबाइल को वो लेने के लिए रोएगा, ठीक है। अगर उससे कह दिया जाए चिड़िया ले गई और आप उस मोबाइल को छुपा लो, तो बच्चे थोड़ी देर बाद ही भूल जाएंगे, उसे ये ही याद नहीं रहेगा कि कोई मोबाइल भी है, कोई चीज़ भी है। तो ये होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो चीज़ों को भूलता नहीं है, उसे पता होने लगता है कि मोबाइल चीज़ क्या होती है, क्या चीज़ क्या है, कहाँ रखी हुई है, तो उसके लिए मतलब जैविक परिपक्वता जो है आने लगती है। तो यहाँ पे जीन प्याजे का कहना यही है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेता है। उसे पता चल जाता है कि मोबाइल देखने में कैसा है, या फिर घर में कोई चीज़ है तो वो कैसी है, कहाँ रखी होगी, तो उसमें ये नॉलेज आने लगती है। नेक्स्ट जो होगा वो है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हो तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये जो पॉइंट है स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बच्चे क्या होते हैं? बहुत ही एक्टिव और सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। और नन्हे वैज्ञानिक, नन्हे वैज्ञानिक इनको क्यों कहा था? क्योंकि देखो, ये चीज़ें आपको खिलौना दोगे, उस खिलौने को तोड़ेगा, उसे ये खोजबीन करेगा कि ये कैसे जोड़ा गया है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, मतलब एक साइंटिस्ट की तरह वो काम करता है। तो इसीलिए बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है, ठीक है। फिर उसको तोड़ने के बाद फिर उसको जोड़ने की भी कोशिश करता है। लगभग वो 1 घंटा उस खिलौने में लगा रहता है। जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, अपने आप करते हैं, ठीक है। अपने सिद्धांत जो उनके रहेंगे उनकी रचना वो अपने आप करते हैं। बच्चे को सक्रिय निर्माता, नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा? जीन प्याजे ने। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनता है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद समझिए उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके अंडर क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो आपका अनुकूलन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। एग्जाम में, सी टेट एग्जाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है और एस टेट के एग्जाम में भी। तो अनुकूलन क्या होता है? एडॉप्शन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। देखिए, आप जिस भी वातावरण में रह रहे हो, आप किसी अपने शहर मतलब गांव को छोड़ के शहर में आए हो, ठीक है। कुछ दिन तो क्या है, आपको बहुत ही अटपटा सा लगेगा, बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन थोड़े समय बाद आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लोगे, तो उसको ही क्या कहते हैं? उसको अनुकूलन कहते हैं। उस वातावरण को, शहर में अगर आए हो तो शहर में आना पहले थोड़े दिन तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन जैसे ही 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने निकलेंगे तो आपको उसी की तरह रहना, उनका तौर तरीके से रहना, ठीक है,
आपको बहाने लगेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन होता है। पर इसकी भी दो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी दोनों प्रक्रियाएं। वो करते हैं, वो कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? फर्स्ट जो प्रक्रिया रहती है वो है आत्मसातकरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आत्मसातकरण। किसके अंदर है ये दोनों? अनुकूलन के। अनुकूलन मैंने बता दिया, वातावरण के साथ अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। किस तरीके से अनुकूलन होता है? फर्स्ट है आत्मसातकरण। इसको समझिए कि आत्मसातकरण क्या होता है। एस्मिलेशन, ठीक है, एस्मिलेशन। आत्मसातकरण क्या होता है? देखो, ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। मतलब कि कोई ज्ञान, जैसे आपको कोई चीज़ है, किसी चीज़ की आपको नॉलेज मिल गई, ठीक है, उस नॉलेज में आप कोई और नॉलेज ऐड कर दो, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे? आत्मसातकरण कहेंगे। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। मान लो कि आपने कोई डॉगी देखा, ठीक है, एक डॉगी आपने देख लिया, वहीं पे आपने जब दूसरा डॉगी देखा तो क्या है, वो था ब्लैक कलर का, एक डॉगी जो आपने पहले देखा, और वो था वाइट कलर का। तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ देख लोगे कि हाँ, जो डॉगी है सिर्फ ब्लैक कलर के नहीं होते, वो वाइट कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो पुराना ज्ञान था, आपको नॉलेज थी कि डॉगी होता है ब्लैक कलर का होता है, इसकी 4 टांगे होती हैं, तब आप नया डॉगी देखोगे वो वाइट कलर का देखोगे। तो क्या है, आप पुराने ज्ञान में जो आपको नॉलेज पता थी उस डॉगी के बारे में, उसमें उस नए ज्ञान को आप जोड़ दोगे कि डॉगी सिर्फ ब्लैक नहीं होते, वाइट भी होते हैं, और इसकी भी सेम वही चीज़ें होती हैं, 4 टांगे, एक पूंछ होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका आत्मसातकरण। नए ज्ञान को मतलब पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसातकरण कहलाता है, ठीक है। सेकंड जो रहेगा वो है समायोजन। ये अनुकूलन के दोनों पार्ट हैं, आत्मसातकरण और समायोजन। समायोजन क्या कहता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है, ठीक है। आत्मसातकरण में तो क्या था, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ रहा था, आत्मसातकरण हो गया। लेकिन जो पूर्व ज्ञान आपके पास है, जैसे कि आपको पता है कि डॉगी होता है ब्लैक कलर का, 4 उसके पास टांगे हैं, ठीक है, और वो ऐसा दिखता है, और जब आपने वाइट डॉगी देखा तो आपने उसमें परिवर्तन करके आपने जो है उसमें आत्मसातकरण बिठा लिया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, समायोजन में कह रहा है कि उसमें परिवर्तन करके, आत्मसातकरण में परिवर्तन करके समायोजन के साथ तालमेल बिठवाएगा। तो कैसे बिठाएगा तालमेल? भाई देखो, अब उसे एक बिल्ली दिखाई दी, वो थी ब्लैक कलर की, बिल्कुल डॉगी जैसी दिख रही थी, साइज में थोड़ी छोटी थी, उसी की तरह उसकी 4 टांगे थी। लेकिन वो जो बिल्ली, वो डॉगी नहीं है, वो है बिल्ली। अब यहाँ पे वो अपने जो उसके पास नॉलेज है डॉगी के लिए कि डॉगी ब्लैक नहीं वाइट भी हो सकता है, उसने जो है नॉलेज उसकी पहले ये थी कि एक डॉगी होता है, उसकी 4 टांगे होती है, ब्लैक कलर का होता है। फिर उसमें उसने परिवर्तन किया, ठीक है, नए पुराने ज्ञान के साथ उसने नया ज्ञान जोड़ा। उसे पता चल गया कि जो डॉगी होते हैं ना कि सिर्फ ब्लैक होते हैं, वाइट भी होते हैं। लेकिन जब उसने बिल्ली देखी, सेम उसकी तरह दिख रही थी, तब उसको पता चला कि जो है उसमें परिवर्तन करके कि इस तरीके से कोई और जानवर भी हो सकता है, पर वो जानवर जरूरी नहीं है कि डॉगी होगा, वो बिल्ली भी हो सकती है, या फिर कोई और मतलब जानवर भी हो सकता है। तो उसको ही क्या कहेंगे, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, ठीक है, परिवर्तन कर रहा है, वातावरण के साथ तालमेल बिठा रहा है, तो समायोजन होगा। और पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ रहा है, तो क्या रहेगा, आत्मसातकरण रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, दोनों पर स्टार लगा लीजिए। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, साम्य धारण। साम्य धारण क्या होता है, ये देखो इंग्लिश में भी पता चल रहा है बोलने से, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, इससे पता चल रहा है कि दोनों ही इक्वल हैं। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके बीच संतुलन रखता है, ठीक है। मतलब इसको आप इतना ही ध्यान रखो, एग्जाम में भी सिर्फ इस तरह से ही पूछा जाता है, दोनों में इक्विलेशन होता है, ठीक है, इक्वल होती हैं दोनों ही चीज़ें। उसके बाद होती है स्कीम्स। अब देखिए स्कीम्स क्या होती है, स्कीम्स क्या होती है, देखो ये दो जो मैंने आपको ऊपर बताए थे भाई, ये तो थे अनुकूलन के दोनों पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी लिखने में। तो ये तो जो हमने अनुकूलन पढ़ा था, यहाँ पे अनुकूलन क्या होता है, इसकी 2 प्रक्रियाएं हमने पढ़ ली। कौन कौन सी थी, आत्मसातकरण और ये समायोजन, ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं। अब जो हमने अनुकूलन पढ़ा था, अब अनुकूलन उसके बाद जो सेकंड आ जाएगा वो है हमारा
साम्य धारण, ठीक है। ये सेकंड है, यहाँ पे थर्ड लिख दिया है, सेकंड कर लेना, ठीक है। ये साम्य धारण, फर्स्ट के दो पार्ट हो गए, उसके बाद सेकंड है साम्य धारण। संतुलन, ये मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या होता है, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं, आत्मसातकरण और समायोजन। तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये थर्ड है, ठीक है, तो एक ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख के चल रहा है यहाँ पे भाई, ये थर्ड कर लेना, फोर नहीं है, ये थर्ड है। अब देखिए स्कीम्स क्या होती है, देखिए अनुभव और व्यवहार, यहाँ पे ये लिखा नहीं है, लिख लेना अनुभव, ठीक है, अनुभव या व्यवहार, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने को ज्ञानात्मक संरचना को ही स्कीम्स कहते हैं। जो आपका अनुभव है, व्यवहार है, उसको आप कितना संगठित कर रहे हो, ठीक है, आपके जो माइंड में कितना आप स्टोर कर रहे हो चीज़ों को, उसको ही स्कीम्स कहते हैं। मतलब कि एक प्रकार से जो आपका एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, ठीक है, उसको संगठित करना ही ज्ञानात्मक संरचना को ही क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं। ये हो गई स्कीम्स। स्कीमा से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये फोर है भाई, ठीक है, मैं बता रही थी, एक एक्स्ट्रा करके चल रहा था। फर्स्ट हमने अनुकूलन किया, उसके दो पार्ट किए, आत्मसातकरण और समायोजन। उसके बाद सेकंड जो साम्य धारण था, इसमें इक्विवेशन किया था, ठीक है, इक्वल थे दोनों एक दूसरे के। उसके बाद स्कीम्स की है, अभी स्कीमा, ये फोर चीज़ें थी, ठीक है। किसकी थी ये फोर चीज़ें, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की ही ये कंसेप्ट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब स्कीमा क्या होती है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से ही स्टोर हैं, ठीक है, जो नॉलेज उसके पास पहले से ही है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, जिसको उसका क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, ठीक है। स्कीमा यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख लेना, स्कीमा कहते हैं। किसको कहते हैं, जैसे मानव का जो दिमाग है, ठीक है, माइंड है, उसमें जो चीज़ें स्टोर हैं, पहले से जो चीज़ें स्टोर हैं, अब उनका जो प्रयोग करेगा, उन चीज़ों का वो प्रयोग करेगा, जो उसने नॉलेज ली है, उनसे कुछ नई चीज़ें क्रिएट करेगा, ठीक है। तो उसका जो क्रिएट करेगा, उसकी ही एक धारणा, जो वो धारणा जो वो लाएगा, दिखाएगा उस चीज़ को, उसको क्या कहेंगे, स्कीमा। तो आप बस इतना ही आपको समझना है। स्कीम्स में तो होता है अनुभव या फिर उसका व्यवहार, जिसको वो संगठित कर रहा है, उसको तो क्या कहेंगे, संगठित कर रहा है, तो उसको कहेंगे स्कीमा, स्कीम्स। और उसका प्रयोग कर रहा है, जो चीज़ उसके माइंड में जो बना हुआ है डिवाइस, उसका प्रयोग कर रहा है और कोई नई चीज़ क्रिएट कर रहा है, तो स्कीमा हो जाएगी। और अपने माइंड में कोई चीज़ धारण कर रहा, मतलब ज्ञान ले रहा है, तो स्कीम्स हो जाएगी। आई होप कि आपको स्कीम और स्कीमा क्लियर हुए होंगे, ठीक है, स्कीम्स और स्कीमा। नेक्स्ट चलते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं। ये चार अवस्थाएं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, स्टेट के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ऊपर से और एक नीचे से, दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से करना है भाई। जीन पियाजे, यहाँ पे क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, ये क्या कहती है, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जो इस सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इसका टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। इसका टाइम पीरियड होता है 0 से 2 वर्ष, ठीक है, 0 से 2 वर्ष का इसका टाइम पीरियड होता है। संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रियाँ क्या क्या होती हैं भाई, जैसे कि आँख हो गई, चीज़ों को देखेगा, ठीक है, देखेगा ही तो वो सीखेगा। उसकी जैसे स्किन हो गई, उंगलियों से भी पकड़ता है, चीज़ों को महसूस करता है, कानों से सुनता है, जीभ हो गई, नाक हो गई, ठीक है। तो ये क्या होती है, सारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और जो छोटा बच्चा होता है 0 से 2 वर्ष के बीच में, वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है चीज़ों को। तो इसको ही क्या कहते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। टाइम पीरियड आपको जरूर ध्यान रखना है, 0 से 2 वर्ष। नेक्स्ट है, और इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है और वह छुपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। मतलब कि जब इस अवस्था में जो बच्चा होता है 2 वर्ष तक की अवस्था में, इसमें बच्चा थोड़ा इतना समझ उसमें आ जाती है, जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, आपका मोबाइल है, आपको या फिर आपके पैसे हैं, पर्स है, तो डेली आप जहाँ जिस जगह पे रखोगे, तो बच्चे को उस जगह का ऐसा आइडिया हो जाएगा कि वो तुरंत जाएगा और उसी जगह पे वो चीज़ ढूंढ लेगा, ठीक है। तो वस्तु स्थायित्व का ये गुण होता है, उसे पता रहता है कि उसका खिलौना कहाँ पे छुपा है, मोबाइल कहाँ पे रखा है, बैटरी कहाँ पे रखी है, ये चीज़ कहाँ पे मिल पाएगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण। ये गुण बच्चे में आ जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी एज में मतलब होता है, तो वहाँ पे
पे सेंसरी मोटर स्टेज होगा, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सेंसरी मोटर स्टेज। इसी अवस्था में ये गुण आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें करा रही हूँ, फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं है, एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड जो अवस्था रहेगी वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक है भाई ये। प्री ऑपरेशनल स्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है, ठीक है। मतलब कि क्रिया करने से पहले जब बच्चे को जैसे 2 वर्ष से ऊपर, इसका पहले आप टाइम पीरियड ध्यान रखो, 2 वर्ष से 7 वर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 0 से 2 वर्ष समृद्धिपेशी अवस्था, और 2 वर्ष से 7 वर्ष कौन सी रहेगी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें, ठीक है, जिसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर सकता। उसके सामने जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे वो मोबाइल चला रहा है, उसके पे से अगर आप मोबाइल ले लोगे, अगर मोबाइल ले लोगे और छुपा दोगे तो वो भूल जाएगा, किसी को और काम को करने लगेगा, ठीक है। वो ज़्यादा वो रिएक्ट नहीं करेगा। जब उसे चीज़ याद आएगी या फिर दिखाई देगी तो वो फिर से मांगेगा। बाकी अगर वो भूल गया, उसके सामने से चीज़ें बिल्कुल हटा दी है, तो वो कुछ और करने लगेगा। तो ये चीज़ होती है क्रिया करने से, जब उसे नॉलेज आए उससे पहले की ये अवस्था होती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखो इस अवस्था के भी 2-3 पॉइंट हैं, ये आप कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। जैसे कि जीभ बाद होगा, एनीमिजियम हो गया, तो ये एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि जीभ बाद की जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था में आती है। तो वहाँ पे ऑप्शन होंगे समृद्धिपेशीय में, पूर्व संक्रियात्मक में, या फिर मूर्ध संक्रियात्मक में। तो जीभ बाद की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही होती है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ये पूर्व संक्रियात्मक के पॉइंट है। एज आपको ध्यान रखनी है, 2 से 7 वर्ष के बीच में ये चीज़ें होती हैं। जीभ बाद में क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, उसको कहते हैं जीभ बाद। छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता, जैसे छोटा बच्चा गिर गया, चोट लगी, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, दीवार में टकरा गया है तो दीवार को थप्पड़ मारेंगे, मेरे बेटे को लगा दी। अगर ज़मीन पे गिर गया है तो ज़मीन पे चोट मार दी, तो ज़मीन को पिटाई करेंगे, तो बच्चा समझेगा कि हाँ इसने मुझे गिराया और मम्मी ने इसकी पिटाई लगा दी। तो उसको नहीं पता, सजीव और निर्जीव चीज़ों में वो अंतर नहीं कर पा रहा है। तो ये जीभ बाद भी क्या रहेगा, ये जो है ये आपकी पूर्व, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही ये चीज़ पाई जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अहम केंद्रित। देखो पर अब ये चीज़ें इतनी नहीं होती, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं भाई, ठीक है। तो 2 से 3 साल, 3-3.5 साल तक बच्चे को लगेगा कि सजीव निर्जीव, उसके बाद में बच्चे में समझ आने लगी है इन चीज़ों में। अहम केंद्रित क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कुछ कर रहा है, सोच रहा है, सब कुछ ठीक है या नहीं, ठीक है। जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कुछ कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है नहीं, तो वो होता है अहम केंद्रित। मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे कि बच्चा कोई कार्य कर रहा है, जैसे वो चॉकलेट खा रहा है, सामने वाला दूसरी चॉकलेट खा रहा है, तो बच्चा समझेगा कि मैं जो चॉकलेट खा रहा हूँ वही चॉकलेट इसको खानी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ अच्छी है। या फिर कोई खिलौना है तो उसको लगेगा कि यही खिलौना क्या है, सबसे अच्छा है। तो वो अपने आप पे ज़्यादा फोकस रखता है, अहम केंद्रित होता है, ठीक है। अपने बहन भाई से भी चिढ़ता है कि मम्मी मुझसे ज़्यादा प्यार करे, भाई से प्यार ना करे, तो वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है, अहम केंद्रित होता है। तो इसमें क्या है, बच्चा यह सोचना शुरू करता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वो ही सब कुछ ठीक है, ठीक है, दूसरा सामने वाला गलत है, और बाकी यही सही है। देखिए कोई आइसक्रीम खा रहा है तो सबको यही आइसक्रीम खानी चाहिए, यही अच्छी है, बाकी सारी चीज़ें खराब हैं। तो ये होता है अहम केंद्रित। ये किस में आता है, पूर्व संक्रियात्मक सेकंड जो स्टेज होती है उसमें ये चीज़ भी आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपलेटाबी, ठीक है, अपलप्टाबी। इसका क्या है, बहुत ही सिंपल है। इसमें बच्चा वस्तु संख्याओं समस्याओं को अधिक उलट पलट, ठीक है, उलट पलट है भाई, ये उलट पलटना नहीं सीख पाता है। मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे कि 4 + 6,
बच्चे को आप पढ़ाओगे 4 + 6 कितना होता है, तो वो जोड़ के आंसर दे देगा कि 10 होता है, ठीक है। लेकिन बच्चे से आप इसको पलट दो, संख्याओं को पलट दो, ठीक है, नंबर्स को पलट दोगे, 6 यहाँ पे ले लिया, 4 यहाँ पे ले लिया, इक्वल करके आप पूछने लगे कि बेटा अब बताओ ये कितना है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उससे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। तो ये जो समस्या होती है बच्चों में होती है इस एज में, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अपलेटाबिक की अवस्था जो पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद 4th है मुर्दा संप्रता दूरी ऊंचाई भार क्रम, ठीक है। इस प्रकार से क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कंसेप्ट की कमी होती है, ठीक है। मतलब कैसे होती है कि बच्चे को ना तो दूरी समझ में आती है, ना ही उसको भार, ना ऊंचाई, ना फिर उसको देखो गिलास में उसको जूस दे दिया, किसी गिलास में उसे जूस दे दिया, एक गिलास तो है लंबा, ठीक है, एक है थोड़ा चौड़ा गिलास है, पर दोनों में जो जूस है वो बराबर है। इसमें यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है जूस, लेकिन ये ज़्यादा भर जाए क्योंकि ये लंबा, इसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। अब बच्चे से आप पूछोगे कि बेटा आपको कौन से गिलास का जूस चाहिए, तो बच्चा इसको लेगा क्योंकि उसे लग रहा है कि इसमें ज़्यादा, तो उसे नहीं पता है कि जूस जो क्वांटिटी है वो बराबर है दोनों में, इनकी लेंथ का फ़र्क उसे नहीं पता है, इसकी लेंथ का इसके नहीं पता है, ठीक है। वो जो उसे दिखेगा तो वो उसको ही लेगा, जिसमें उसे ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी तो वो उसको ही लेगा। तो ये होता है, इस चीज़ की समझ बच्चे में नहीं होती है इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीकरण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है तो उसको कहते हैं केंद्रीकरण, ठीक है। बच्चे को मोबाइल दे दिया तो बच्चे मोबाइल में क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे काम की बहुत सारी चीज़ें होती है, बच्चों को उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो तो क्या है, मोबाइल है भाई, ये मोबाइल है, इसमें गेम है, इस गेम को ही क्लिक करेगा और इसको ही देखेगा, फिर दोबारा कभी फ़ोन लेगा तो उसको ही देखेगा, उसे कोई मतलब नहीं है कि फ़ोन में क्या है, वीडियोज़ है, कैमराज है, यूट्यूब है, कुछ नहीं, मतलब उसे, वो तो सिर्फ एक चीज़ पे ही फोकस करता है, उसको ही कहते हैं केंद्रीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद 3rd जो अवस्था रहेगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आप देखो इंग्लिश की टर्म भी आपको ध्यान रखनी है इनमें, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये बहुत घुमा के पूछ ली जाती है, लेकिन इंग्लिश में एज इट इज़ रहेगी, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से आप ध्यान रख सकते हो कि कौन सी अवस्था पूछी है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा सामने रखी चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन भी कर सकता है, मतलब जो गुण उसमें नहीं थे ना पूर्व संक्रियात्मक में, ठीक है। जीववाद, अहम केंद्रित जो मैंने आपको बताए थे, मुर्दा संप्रदाय का इसका गुण नहीं था, केंद्रीकरण वो एक चीज़ पे फोकस करता था और चीज़ों को नहीं, तो बाकी ये सारी चीज़ इस अवस्था में आ जाती हैं, ठीक है। अब वो 4 + 6 कितना होता है, 10, और 6 + 4 दोगे तो आंसर निकाल देगा, 10 होता है, तो ये गुण भी उसमें आ जाता है। कौन सी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में जीववाद, मुर्दा संप्रदाय, बाल संरक्षण क्रम आदि का गुण आ जाता है, ठीक है, इन चीज़ों का आ जाता है। अब उसको समझ आने लगती हैं चीज़ें, तो ये होता है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब चीज़ें उसके सामने हैं, ठीक है, चीज़ें उसके सामने हैं तभी वो कुछ कर पाएगा, उन पर चिंतन कर पाएगा, ठीक है, उन पर काम कर पाएगा, ठीक है। अगर वो चीज़ें उनके सामने से हटा ली जाए और तब उनके लिए बोल दिया जाए कि कोई क्वेश्चन दे दिया गया है माइंड में कि अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, सामने से कॉपी पेन हटा दिए जाए, क्वेश्चन हटा दिया जाए, तो वो नहीं कर पाएगा। जब तक उसकी चीज़ें सामने हैं जब तक वो कर लेगा। आगमनात्मक तर्कना ये इसी में है, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक में। तो आगमनात्मक तर्कना क्या होती है, इंडक्टिव रीजनिंग, यह इसी अवस्था में आता है। कौन सी में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब देखो इसकी भी ये याद रख लेना, 0 से 2 आपकी संवेदी पेशीय अवस्था थी, 2 से 7 आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, और 7 के बाद 11, ठीक है, ये डेट आपको भाई जरूर ध्यान रखनी है, ये होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या है, इस अवस्था में बच्चा, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर देगा क्योंकि हमें यह ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, मतलब उदाहरण से एडवांस तक चलता है बच्चा इसमें, तो उसको ही तो कहते हैं आगमनात्मक चीज। तो पेड़ जरूरी है या नहीं, तो बच्चा आंसर दे देगा जरूरी है क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। इस अवस्था में यानी बच्चा जब उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क देता है तो उसको कहते हैं आगमनात्मक तर्कना, उदाहरण से सीखता है बच्चा। और इसमें क्या है,
फोर्थ जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा नियमों से सीख लेता है। ठीक है, जो चीज़ उसके सामने नहीं है उस पर भी वो काम करेगा। जो है अमूर्त चिंतन इस अवस्था में आने लगता है। ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा जो चीज़ें सामने नहीं है उस पर भी काम कर लेगा। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। ठीक है, रीजनिंग का जो भी कंसेप्ट होते हैं ये इस अवस्था में सीख लेता है। और इसका टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है 11 से 15, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके टाइम पीरियड। ये हो गया आपका जीन पियाजे, इनसे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी एस्टेट के एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक से और सारी चीज़ें एडवांस से बेसिक से एडवांस कराया है, कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर कराया है। कोई भी टीचिंग का एग्जाम दे लेना जहाँ पे जीन पे आ जाए, इनसे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मेरा न्यू चैनल है, मैंने अभी लॉन्च किया है, 2-2.5 महीने इसको करीब हो गए हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को। इसी तरह से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी रहेंगे सब्जेक्ट के सारे कराने की कोशिश करूँगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप एस्टेट की तैयारी करेंगे उसके बाद सीटेट की। तो थैंक यू फ्रेंड्स।